फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि इरिगेशन इंडस्ट्री दो पार्ट में बटी हुई है, और एक पार्ट है कि हर खेत को पानी, और दूसरा पार्ट उसका जो है वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि हर फसल को कम पानी में कैसे उगाया जाए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके दो हिस्से हैं, दो भाग हैं। पहला भाग ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर ये एश्योर करना चाहती हैं कि पहले हर खेत तक पानी पहुंच जाए। उसके लिए बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं, बहुत ढेर सारे स्कीम्स हैं, बहुत ढेर सारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं, जिससे कि पानी को खेत तक पहुंचाया जा रहा है। प्रेशराइज पाइप नेटवर्क हैं, बनाए जा रहे हैं, आपके नहरों का जाल बिछाया गया है। लेकिन अब वहां से दूसरी समस्या आती है कि हर खेत में जब पानी पहुंच गया तो उस पानी का जाया ना किया जाए, वेस्ट ना किया जाए। इसलिए भारत सरकार ने उसके साथ साथ दूसरी स्कीम उसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में दी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से, जिसके अंदर माइक्रो इरिगेशन का समावेश किया गया। माइक्रो इरिगेशन में 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है ड्रिप इरिगेशन का, दूसरा हिस्सा है स्प्रिंकलर इरिगेशन का, और तीसरा हिस्सा है मिनी स्प्रिंकलर्स और माइक्रो स्प्रिंकलर्स का। ऐसा क्यों किया गया? वो क्योंकि हर फसल की पानी की ज़रूरत अलग अलग है, हर फसल के पानी देने का तरीका अलग अलग है, इसलिए इसको 2-3 हिस्सों में बांटा गया। अब सवाल आपका था कि कोविड में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ये एक ऐसी चीज़ है इरिगेशन सिस्टम जो कि किसान अपने आप से नहीं लगा सकता। ये सबसे बड़ी खामी जो है इस पूरे सिस्टम की, प्लग एंड प्ले सिस्टम नहीं है। तो उसके लिए आपको कंप्लीट फील्ड का डिज़ाइन करना पड़ता है। उस डिज़ाइन के बाद आपको वहाँ पे जाके वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है। तो सबसे पहली समस्या थी लेबर की, ट्रैवलिंग की, मूवमेंट की। सो वो मूवमेंट पॉसिबल नहीं था फील्ड के अंदर, बहुत ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो 2020 में पर्टिकुलरली जब पहला लॉकडाउन लगा और खरीफ में इसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आया। फैक्ट्रीज बंद थी, लोगों के मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन थे। तो जो 2020-21 का खरीफ सीजन था उसमें इसमें काफ़ी कमी आई, क्योंकि लोगों का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। सर, आपको क्या लगता है अभी इंडस्ट्री जो जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं कोविड से अफेक्टेड तो हुई है, लेकिन अब मौजूदा समय में किन चुनौतियों का सामना इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी चुनौती का जो सामना इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है वो है रॉ मटेरियल के प्राइसेस। 2020 जुलाई के बाद से अगर मैं बात करूं आपसे, और अभी हम मार्च 2022 में बात कर रहे हैं, रेजिन के जो प्राइसेस हैं, जो कि मेन रॉ मटेरियल है, उसमें करीब 50 से 60% की बढ़ोतरी हुई है। मेटल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई हैं। पीवीसी कंपोनेंट जो है सबसे बहुत बड़ा कंपोनेंट है, पीवीसी रेजिन्स के प्राइसेस में करीब 100% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा है और इसका जो इम्पैक्ट फिनिश गुड्स के ऊपर है, फिनिश गुड्स की जो आपके कॉस्टिंग्स हैं वो करीब 25% से लेके और 75% के बीच में बढ़ी है। तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये है कि आपके फिनिश गुड के प्राइसेस बढ़ गए, आपके डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, इसलिए आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया। और क्योंकि ये स्कीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है भारत सरकार की योजनाओं के ऊपर, खास करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर, वहाँ पे प्राइसेस फिनिश गुड्स के नहीं बढ़ पाए। तो इस वजह से इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड या बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हालांकि भारत सरकार के साथ, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग की वार्तालाप चल रही है एसोसिएशन के साथ, और मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इसका कोई ऐसा समाधान निकलेगा जो कि फार्मूला बेस्ड होगा
और हमारा इंडस्ट्री का कहना ये है कि रेजिन का प्राइस और फिनिश गुड के प्राइस को लिंक कर दिया जाए। अगर, क्योंकि ये वोलेटिलिटी हमेशा नहीं रहने वाली, तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर प्राइस कम हो जाए तो फिनिश गुड सस्ता हो जाए, और प्राइस बढ़ जाए तो उसी रेशो में फिनिश गुड के प्राइसेस मार्केट के हिसाब से बढ़ जाएं, जिससे कि सबको सहूलियत रहे। सर, सब्सिडी एक अहम हिस्सा है इरिगेशन इंडस्ट्री का, क्योंकि जैसे सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है किसानों के लिए एक पूरा इंस्टॉलेशन इरिगेशन का। तो गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं सब्सिडी की जो गवर्नमेंट की योजना है, कितना कारगर वो हो रही है, आपको क्या लगता है, और कितना इसका इफेक्ट किसानों के ऊपर पड़ रहा है, कितना फ़ायदा पहुंच रहा है इससे किसानों को? इस योजना का बहुत लाभ मिला है किसानों को, और सरकार की बहुत अच्छी योजना थी, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और सरकार ने ये सहूलियत किसानों को दी। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और उतना ही पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये फ्रीडम है कि वो उसको और टॉप अप सब्सिडी देके बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टेट में ये सब्सिडी 90% है, कुछ स्टेट में 70% है, कुछ स्टेट में 50% है। लेकिन आप ये मानिए कि सब्सिडी बढ़ाने से एरिया कवरेज बढ़ जाएगा, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। ये एक बहुत समझने वाली चीज ये है कि बहुत जरूरी नहीं है कि अगर आप 90% सब्सिडी देंगे तो आपका ज्यादा एडॉप्शन होगा और 70% सब्सिडी देंगे तो कम एडॉप्शन होगा। और दो फायदे हैं अगर आप सब्सिडी को रैशनलाइज करें। 50-60%, मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है और फार्मर की एफोर्डेबिलिटी का सवाल आता है। तो अगर आप इसको सब्सिडाइज कर रहे हैं और फार्मर को एडॉप्शन चाहिए तो सब्सिडी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कितनी चाहिए सवाल इस पे है। अगर आप नॉर्मल सब्सिडी देंगे 50 से 60% के बीच में, तो सेम बजट में आप शायद ज्यादा किसानों को कवर कर पाएं, आप ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। अगर आप ज्यादा सब्सिडी देंगे तो उतने ही बजट में आप कम किसानों को कवर कर पाएंगे। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न जिसको कहते हैं वो है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें कुछ सही कुछ गलत जैसा नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, इंडस्ट्री को, फार्मिंग कम्युनिटी को बैठ के डिसाइड करना है कि क्या सब्सिडी का अमाउंट सही है और कहां तक सब्सिडी देनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नारे के साथ ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट कर रही है, तो जो इस तरीके के थोड़ी मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन की एक आवश्यकता है इंडस्ट्री के अंदर, तो गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री को एक साथ आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को बिल्कुल एक साथ आना चाहिए और एक साथ ही काम कर रहे हैं हम लोग कोई अलग अलग काम नहीं कर रहे। हमारा भी मुख्य उद्देश्य यही है कि इस तकनीक का जितना ज़्यादा एडॉप्शन हो उतना किसान के लिए फ़ायदा है, उतना इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा है, उतना ही लागत कृषि में कम होती है। लेकिन मेरा एक सलाह है, सुझाव है इसके अंदर कि अगर सरकार को ज़्यादा सब्सिडी भी देनी है, किसी सरकार को, वो सरकार का राइट है, प्रोरोगेटिव है, तो मेरा सब सुझाव हमेशा से ये रहा है कि आप 50% तो सब्सिडी दे दीजिए और बाकी का अगर 30 या 40% आप उसको और ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप उसको हर 10% हर एक साल में एज ए इंसेंटिव दीजिए, सो दैट कि फार्मर उस सिस्टम को इस्तेमाल करे और मेंटेन करे। उसके दो फायदे होंगे। एक तो अगले 5 साल तक अगर आप 10% इंसेंटिव देंगे तो 5 साल तक कम से कम फार्मर उस सिस्टम को मेंटेन करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, और जब वो सिस्टम मेंटेन करेगा तो वो कंपनियों को बाध्य करेगा कि उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो इसके हर स्टेज पे इसके फायदे हैं। ये मेरा सुझाव है, लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। सर, रिवोलिस इंडियन इरिगेशन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है किसानों के बीच में भी, और अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है। किन नई तकनीकों पर आप काम कर रहे हैं भारत में? हम लोग बहुत सी नई तकनीकों पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, पूरी दुनिया में
किसी भी किसान की इरिगेशन से रिलेटेड 3 ही समस्याएं हैं। सिंचाई कैसे करनी है, सिंचाई कब करनी है और सिंचाई कितनी करनी है। कैसे करनी है ये डिसाइड करता है किसान कि वो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेगा या फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल करेगा या फरो इरिगेशन का इस्तेमाल करेगा, उसको सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो कैसे करना वो डिसाइड कर लेता है। कब करनी है और कितनी करनी है, इन 2 समस्याओं का जो जवाब है वो रिवोलिस इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। और हम लोग ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि रिमोट सेंसिंग, हाइपर लोकल वेदर फोरकास्ट और केसी टेबल जो कि पीक वाटर रिक्वायरमेंट उस क्रॉप की डिसाइड करती है, उसके ऊपर आधारित है। हम हर किसान को अब इस पोजीशन में है कि हम क्रॉप स्पेसिफिक और साइट स्पेसिफिक इरिगेशन रिकमेंडेशन डेली बेसिस पे उसको बता सकते हैं रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके। रिमोट सेंसिंग से हम उसके खेत की इमेजरी उसको भेजते हैं और उसके साथ हम उसको उस दिन का और अगले 10 दिन का वेदर फोरकास्ट भेजते हैं और उसके साथ ये भी बताते हैं कि आपके खेत को अगले 5 दिन में या 10 दिन में जैसा भी उसका इरिगेशन शेड्यूलिंग में इतने पानी की आवश्यकता है। बिल्कुल क्रॉप स्पेसिफिक और बिल्कुल। तो इस समस्या का जो समाधान है वो रिवोलिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फार्मर्स तक पहुंचा रही है और ये बहुत सस्ती है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है और फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत ही अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है जिसका हर किसान इस्तेमाल कर सकता है और हर वो किसान इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास स्मार्टफोन है। जो भी किसान व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है वो उसके व्हाट्सएप पे ये मैसेज चला जाता है अगर वो हमारे साथ रजिस्टर कर ले तो। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे जो राज्य हैं जहाँ कृषि का बहुत ज़्यादा एक क्षेत्र है, वहाँ कुछ मतलब कह सकते हैं एक बहुत अच्छे लेवल पे सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और सक्सेस भी है। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी कुछ लगे हुए राज्य हैं इन क्षेत्रों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य हैं और एरिया भी बड़ा है, क्यों नहीं सफलता मिल पा रही इंस्टॉल वहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? एक तो आप वहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है वो थोड़ा देर से शुरू, पहला रीज़न। और हर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ही कहीं ना कहीं अडॉप्ट होगी। तो पहली चीज़, क्योंकि जो भी गैंजेटिक प्लेन्स वाले स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर टेबल हाई था, वहाँ पे इसकी ज़रूरत बहुत देर में महसूस की गई। जैसा आपने बताया महाराष्ट्र, राजस्थान जहाँ पे वाटर टेबल लो थे, या कर्नाटका जहाँ पे वाटर टेबल लो थे, वहाँ पे इसकी आवश्यकता शायद जल्दी महसूस की गई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से किसान यहाँ पे इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। और मेरा अपना विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में आप ये देखेंगे कि शायद ये इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट बनेंगी ड्रिप इरिगेशन की। अंत में सर मेरा चलते चलते आपसे एक सवाल और रहेगा, क्योंकि जानना ज़रूरी है और कंपनियों का ही दायित्व बनता है कि सही जानकारी वो किसानों तक पहुंचाए। रिवोलिस एक्सपेंशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचने के लिए भविष्य में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है रिवोलिस की, और तकनीकों को, नई नई तकनीकों को प्रमोट करने के लिए? रिवोलिस की तकनीक बहुत सीधी रहने वाली है कि पहली चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर किसान को 12 महीने या क्रॉपिंग सीजन में उपलब्ध नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी सक्सेस नहीं होगी। और सबसे बड़ी त्रासदी जो है इसकी सब्सिडी स्कीम की, कि ये सब्सिडी स्कीम 12 महीने किसानों तक उपलब्ध नहीं हो पाती। उसकी वजहें बहुत हो सकती हैं, ढेर सारी वजह हो सकती हैं। सरकार का अपना सिस्टम हो सकता है, बजट अप्रूवल्स हो सकते हैं और बहुत ढेर सारे हिंड्रेंस हो सकते हैं। तो रिवोलिस इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है कि ये सुविधा हर किसान को जिस दिन वो चाहे उस दिन मौजूद रहे। उसको जिस दिन वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहे उस दिन ऑन डिमांड उसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मिल पाए। हम एक और काम कर रहे हैं और हम बहुत ढेर सारी बैंकिंग कंपनीज के साथ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है कि इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इनिशियल कॉस्ट को कवर कर दें तो फार्मर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिवोलिस
NBFCs के साथ, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके इसकी फाइनेंसिंग अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही है किसान को, जिसमें कि गारंटर रिवोल्यूस रहेगी और किसान को बिना किसी कोलेटरल गारंटी दिए इसके लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाए और उसके बेसिस पे वो सिस्टम लगा पाए। अगर ये काम वो कर पाया तो सब्सिडी अगर देर से भी मिलती है या नहीं भी मिलती है तो फार्मर्स का एडॉप्शन बढ़ेगा, ये हमारा विश्वास है। सर, अंत में आपसे अनुरोध रहेगा, रिवोल्यूस की ओर से कुछ विचार आप हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इसको खाली आप पानी के बचाव के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए फर्टिगेशन के लिए, क्योंकि आपके फर्टिलाइजर की मात्रा भी कम लगेगी अगर आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइजर देना चाह रहे हैं। आपके वाटर टेबल का पॉल्यूशन लेवल कम होगा, आपकी खाद आपके सीधे सीधे जड़ों में मिलेगी और आपके बिजली की बचत होती है, क्योंकि पहले अगर आपको जितना पानी डालना है उतना पंपिंग करनी पड़ती है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी आपको 50% 40% बचता है, तो आपकी बिजली की बचत होती है। आपके खेतों में वीड्स कम होते हैं, खरपतवार कम होते हैं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है, यू डोंट इरिगेट द फील्ड, यू इरिगेट द क्रॉप। तो जो बीच की रोज हैं वो ड्राई रहती हैं तो वहां पे खरपतवार कम उगते हैं, तो जब वहां खरपतवार कम उगते हैं तो आपका क्रॉप वीड कंपटीशन कम होता है, आपका वीडीसाइड का खर्चा कम होता है, आपके इंसेक्टिसाइड का खर्चा कम होता है, क्योंकि आपको होस्ट प्लांट्स नहीं मिलते इंसेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो आप इसको खाली पानी के लिए सोच के मत इस्तेमाल कीजिए, इसके एसोसिएटेड बेनिफिट्स को देख के इस्तेमाल कीजिए और जब आप इस तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको इसके लाभ जो मैंने गिनाए हैं उससे कहीं ज़्यादा आप खुद महसूस करेंगे और देखेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कौशल सर रिवोल्यूस से, जिन्होंने विस्तार पूर्वक इंडस्ट्री के बारे में भी जानकारी दी, रिवोल्यूस की क्या तकनीकी गतिविधियां चल रही हैं किसान भाइयों के लिए उसके बारे में जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।